आज हम स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ से। तो सबसे पहले देखिए, एक्सपेरिमेंट ऑफ कूलम लॉ एंड अदर एस्टैब्लिश दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज ऑन अदर इज गिवन बाय F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ कहता है कि जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच में, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, वेयर Q1 एंड Q2 आर द चार्जेस ऑफ द पार्टिकल्स एंड R इज द सेपरेशन बिटवीन दम एंड K इज द कांस्टेंट। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि पार्टिकल वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। आप देखेंगे तो यहाँ पर पार्टिकल वर्ड इस्तेमाल किया गया है, क्लियर। बॉडी का इस्तेमाल नहीं किया गया है क्योंकि बॉडी के अंदर कूलम्स लॉ को डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉडी में जो डिस्टेंस होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इस बात को अगर आप समझना चाहें, देखिए, क्योंकि बुक में सब कुछ मेंशन नहीं होता, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मैं ये बुक आपको कंप्लीट कराऊंगा ताकि आप ये चीज़ समझ सके कि हर एक वर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। देखिए, पार्टिकल में क्या होता है कि पार्टिकल में आप ये सपोज करते हैं कि दोनों बॉडी का जो चार्ज का सेंटर है वो उसके सेंटर पर ही लाई कर रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है, तो जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। पर अगर आप बात करें, पर बॉडी के केस में ऐसा नहीं होगा। बॉडी में क्या होगा, देखो समझने की कोशिश करो। ये मैंने एक बॉडी बनाई, ये मैंने एक दूसरी बॉडी बनाई। अब अगर ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा सबसे पहले, है ना। पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और कहीं ना कहीं जो इसका सेंटर पहले यहाँ पर था पॉजिटिव चार्ज का, वो अब शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये अगर बढ़ जाएगा तो ये वैल्यू घट जाएगी। बात क्लियर हुई? तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये पार्टिकल पर वैलिड है, ठीक है। मतलब वैलिड तो ऐसा नहीं है कि कूलम्स लॉ दो किसी भी चार्ज पार्टिकल पे वैलिड है, पर बॉडीज़ के ऊपर हम आसानी से कैलकुलेट नहीं कर पाते क्योंकि उनका डिस्टेंस जो होता है वो वेरी कर जाता है। क्लियर ये बात? चलिए, ये आपको किस बुक में मिलेगा? तो ये अगर आप फिजिक्स गैलेक्सी बुक पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको देखने को ये मिल सकता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। अब इसके वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। ये हुआ मैग्नीट्यूड फॉर्म। वेक्टर फॉर्म कैसा होगा? तो वेक्टर फॉर्म में क्या है कि बेसिकली यहाँ पर आप फोर्स को, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप वेक्टर में रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपको इसके यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर हम वो लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ होगा। ऐसा कैसे होगा वो समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये दे रखा है कि R इज द पोजीशन वेक्टर, R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंसिंग द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द फोर्स एक्सर्टिंग द पार्टिकल। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिए भाई कैसे हो रहा है ये। सपोज दैट मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 Q2। ये पोजीशन इसकी है R1 सपोज ओरिजिन से, और ये वाली पोजीशन है R2। तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर होगा? ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, ठीक है, 1 के रिस्पेक्ट में 2 की पोजीशन जो है, ठीक है, या ये कह लें कि 2 की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू 1 ये होगी। अब अगर मैं देखूं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा होगा, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स। तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में है और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन में। तो इसका मतलब मेरा जो फोर्स का डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट के यूनिट वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यूनिट वेक्टर से क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे सिर्फ डायरेक्शन मिलेगी, मेरा मैग्नीट्यूड में फोर्स कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ।
F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर को हम लिख सकते हैं वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसको फाइनली कंक्लूड कर दिया के Q1 Q2 बाय आर वेक्टर अपॉन में आर का क्यूब। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट कहाँ से आया है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि भाई ये रिज़ल्ट ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है, नीचे वाला वेक्टर फॉर्म है, और आर जो है दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स एक्सपीरियंसिंग द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द फोर्स एक्सर्टिंग बाय द पार्टिकल। इसका मतलब है कि जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है Q2 और जो फोर्स लगा रहा है Q1, उनकी डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन इंडिकेट किया गया। क्लियर? As F, Q1, Q2 and R all are independently defined quantity, the constant K can be measured experimentally. In the SI unit, the constant K is measured as 8.98755 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जब न्यूमेरिकल में इसका इस्तेमाल करेंगे तो उस समय आप 9 इंटू 10 की पावर 9 वैल्यूज़ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं जाएंगे, इस वैल्यू का आप इस्तेमाल करके आसानी से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। कांस्टेंट की बात करें अगर कि कांस्टेंट कौन कौन से हैं, तो k का जो वैल्यू है दैट कांस्टेंट इज ऑब्टेन्ड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो k है ये कहाँ से मिला है हमें, तो ये मिला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, जिसके ऊपर बाद में बहुत बड़ा डिस्कशन बाकी है, आपको इसी बुक में बहुत सारा डिस्कशन मिलेगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू आएगा आपका 8.85 जो आपको लेना है, एंड 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन दिस चैप्टर ऑन द ग्रेविटेशन दैट द पार्टिकल कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द अनदर पार्टिकल कैप्ट एट द डिस्टेंस। कह रहा ग्रेविटेशन में आपने देखा होगा ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से खुद से नहीं इंटरेक्ट करता। अ पार्टिकल क्रिएट अ ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट एंड दिस फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द अदर पार्टिकल प्लेस्ड इन इट। तो कह रहा है एक पार्टिकल अपने अराउंड जो है अपने सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है, और जब आप दूसरा पार्टिकल रखते हैं तो वो एक्सपीरियंस करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि खुद से एक्सपीरियंस कर रहा है, कोई चीज़ है जो वहाँ पर उसे एक्सपीरियंस करा रही है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स जब लगता है तो दो पार्टिकल्स के बीच में, तो ऐसा नहीं होता कि खुद से ही लग रहा है, अपने आप लग रहा है, कोई रीज़न नहीं है। एक चार्ज प्रोड्यूस करता है, चार्ज प्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इट एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द एनी चार्ज। कह रहा है जो चार्ज है वो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से कोई दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एक्सेप्ट द सोर्स चार्ज इटसेल्फ प्लेस्ड इन इट। और यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि जिस चार्ज को फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो तो दूसरा चार्ज है, और जो चार्ज फील्ड एमिट कर रहा है वो चार्ज नहीं एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, वो अपनी फील्ड से फोर्स नहीं एक्सपीरियंस करता कभी भी। द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ इट ओन एग्जिस्टेंस एंड इज प्रेजेंट इवन इफ देयर इज नो एडिशनल चार्ज टू एक्सपीरियंस द फोर्स। और कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि दूसरा चार्ज होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस होगी, नहीं। समझने की कोशिश करिए बात को कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो एमिट कर रहा है चार्ज, वो इसलिए नहीं एमिट कर रहा है क्योंकि दूसरा चार्ज है, वो इसलिए एमिट कर रहा है क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल है, और एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड अपने सराउंडिंग में एमिट करता ही है। अगर आप दूसरा चार्ज जाएंगे तो वो एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। द फील्ड टेक्स finite time to propagate, and thus if the charge is displaced its position, the field at the distance r will change after time t equal to r by c, where c is the speed of light. We define the intensity of electric field at that point as follows. कह रहा है कि किसी पॉइंट तक पहुंचने में इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना टाइम लगेगा। तो अगर कोई चार्ज रखा है r डिस्टेंस की दूरी पे, हमने ये कैपिटल Q चार्ज है जिससे फील्ड निकल रही है, और यहाँ स्मॉल q चार्ज है जो कि हमने रखा है r डिस्टेंस की दूरी पे, तो उसे टाइम लगेगा r बाय c, क्योंकि r डिस्टेंस है और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो स्पीड ऑफ लाइट से प्रोपोगेट करती है, इसलिए यहाँ पर c का इस्तेमाल किया गया। तो वही वो कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने में इस चार्ज तक, तो r बाय c टाइम लगेगा इस चार्ज तक पहुँचने में। Bring a charge q at the given point without disturbing any other charges,
that has produced the field. If the charge q experience electric force, we define the intensity at the given point is. तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करनी है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए सिंपल सा एक हम जो है हमारा कूलम्स लॉ कितना, कूलम्स लॉ क्या कहता है, कितना फोर्स लगेगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो क्या ये फोर्स इस चार्ज पर इस फैक्टर की वजह से लग रहा है? अगर इस फैक्टर की वजह से लग रहा है तो यही वो फैक्टर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेगा। इसीलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन की गई फोर्स पर यूनिट चार्ज से। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन की गई है यहां पर। द चार्ज Q is used to define the electric field and this charge is called test charge. Okay. On a way to ensure that the test charge does not disturb the other charges to keep its magnitude very small. भाई जाहिर सी बात है, अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं लेंगे, थोड़ा बड़ा चार्ज लेंगे तो वो डिस्टर्ब कर सकता है। मैंने बताया ना आपको कि बॉडी में चार्ज सेपरेट हो सकता है, इंडक्शन फिनोमिना की वजह से चार्ज थोड़ा सा रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, जैसे सेंटर ऑफ चार्ज जो है डिस्टर्ब हो सकता है। तो वो वाली बात है यहाँ पर। इफ़ द मैग्नीट्यूड इज़ नॉट स्मॉल द पोजिशन ऑफ द अदर चार्जेस में चेंज, कह रहा है ना, यहाँ पे वही बात आ गई कि वाई टेस्ट चार्ज इज़ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो वो इसलिए क्योंकि अगर नहीं होगा तो अदर चार्जेस की पोजीशन को डिस्टर्ब कर सकता है। अब सोचो, अब ये बात जो आपने यहाँ पे पढ़ी है, इस बात को इमेजिन करने के लिए आपको ये वाली बात अच्छे से समझ में आनी जरूरी थी, ये वाली, है ना, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे इस चीज़ को इमेजिन। तो इसलिए आपको यहाँ पे पढ़ने में अब आपको फिजिक्स पढ़ने में एस.सी. वर्मा बुक से अलग मज़ा आ रहा है। आपको ये समझ में आ रही है कि वो किस सेंस में बातें की जा रही हैं। Equation number 29.3, then they give the electric field due to the charge is the change position. The intensity of the electric field is often abbreviated as the electric field. Electric field at a point is a vector quantity. वो तो ऑब्वियस है, आपको पता ही है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज एक वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप किसी पॉइंट पर निकालना चाहते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको सिंपल वेक्टर सम करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितनी होगी? तो अगर हम उसे कैलकुलेट करें तो हमें क्या करना पड़ेगा? भाई मान लीजिए हमारे एक पॉइंट चार्ज है जिसका वैल्यू Q है और हमने उसे A डिस्टेंस पे प्लेस किसी पॉइंट A पे हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। वी आर इंटरेस्टेड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P एट द डिस्टेंस R फ्रॉम द Q। तो कह रहा है Q चार्ज से R डिस्टेंस की दूरी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। लेट अस इमेजिन द टेस्ट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट P। द चार्ज Q इज क्रिएट द फील्ड E एट पॉइंट P। दिस फील्ड इज एक्सर्टेड द फोर्स QE ऑन द चार्ज। क्लियर है ना भाई? यहां पर इस चार्ज पर एक फोर्स लगेगा QE, बट द कूलम्स लॉ, the force on the charge Q is given in the situation is F equal to Q 4 pi epsilon naught R square along AP। A पोजीशन वो है जहाँ पर ये चार्ज रखा है और P पोजीशन वो है जहाँ पे हमारा टेस्ट चार्ज रखा है। So according to this, force divided by charge, दिस वैल्यू इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। सॉरी, तो ये आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है और डायरेक्शन भी आप पता कर सकते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सेट चार्ज मे बी ऑब्टेन्ड बाय फाइंडिंग द फील्ड ड्यू टू द ईच इंडिविजुअल चार्ज एंड देन एडिंग अकॉर्डिंगली टू द रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वो मैंने आपको बताया सिंपल कि ये वेक्टर है तो आप वेक्टर एडिशन से इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन करके देखते हैं। इसमें क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कह रहा है 2 चार्जेस 10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट अ पॉइंट A एंड B सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर से A और B जो है सेपरेट हैं।
ए पर भी 10 माइक्रोकूलम है और इस पर भी -10 माइक्रोकूलम है। कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन ए बी। तो इस पर हमने ये पॉइंट पी मार्क कर दिया एंड उसके बाद कह रहा है कि ये 12 सेंटीमीटर दूरी पे है, ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ से अगर मैं इधर एक टेस्ट चार्ज रखता, ठीक है, तो क्या ये इसको इस लाइन के अलॉन्ग रिपेल करता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनती ए पॉइंट की, तो ए पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन रही है, बी वाला इसको अट्रैक्ट करता, तो बी वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन रही है। अगर मैं देखूँ तो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, मतलब ये भी आर है, ये भी आर है। अगर यहाँ से हम देखें, इसको रिजॉल्व करें, तो ये तो बन जाएगा, देखो इसका मैग्नीट्यूड ई मान लो। ई क्यों मान लो? क्योंकि ई ए और ई बी जो दो आ रहे हैं, इन दोनों को अगर आप गौर से देखें तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों तरफ चार्ज भी सेम है, बस साइन अपोजिट है और डिस्टेंस भी सेम है। मतलब कि अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूँ k/r², तो इनका मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है। तो यहाँ पर ई बन गया, यहाँ ई बन गया, तो इधर हो जाएगा ई का साइन थीटा और इधर भी आ जाएगा ई का साइन थीटा और यहाँ आ जाएगा ई का कॉस थीटा एक तरफ से और दूसरी तरफ से भी ई का कॉस थीटा। तो इसका नेट कितना हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2e का कॉस थीटा, 2e का वैल्यू है k/r² और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ये थीटा आपने इसको लेट किया है तो यहाँ से ये थीटा हो गया। ये डिस्टेंस कितना हो गया? 5, क्योंकि 10 है ये, और ये टोटल 12, तो आपका आंसर हो जाएगा 5/√12, या फिर अभी आप अंडर रूट में ना करें, इसको केवल r² में रहने दें, r में सॉरी। तो ये हो जाएगा 2, k का वैल्यू है 9 × 10⁻⁹, चार्ज का वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम, 10⁻⁻6 माइक्रो से कूलम में कन्वर्ट करने के लिए। और क्योंकि ये नीचे जो है एक 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर ऊपर, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय r³ विच इज़ इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 5 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर प्लस 12 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर और इस पूरे की पावर 3/2। क्लियर? इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा $13 यहाँ पर $13 × 10⁻⁻2 और इस पूरे का क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 5.3 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे सॉल्व किया है। ये जो है इनटू में 2, क्योंकि हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ये 2 वाले से, तो ये हो गया आपका 4.1 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं खुद से। अभी तो ये सॉल्व एग्जाम्पल है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली इसमें से देख करके आंसर बता दिया आपको। अदरवाइज़ आप खुद से कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। बट यहाँ जो है ये चीज़ कि ये कैसे आया, ये आपको समझने वाला इंपॉर्टेंट चीज़ था कि भाई दोनों का जो है एक एक कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गया और जो कॉस वाला कंपोनेंट था वो ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए